हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग मन में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.1 का प्रश्न क्रमांक 1 और प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 1, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम रफ में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर चर क्या होते हैं, बहुपद क्या होता है और अचर क्या होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम यदि चर की बात करें तो चर ऐसी राशियाँ जिनके मान क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, या ए से लगाकर जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट होते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर होते हैं, ए से लगाकर जेड तक वे सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। वे सभी क्या होते हैं, चर राशियां होती हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें क्या होती है, चर की घात। जैसे यदि हम इस बहुपद की बात करें 4x वर्ग माइनस 3x प्लस 7, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें एक ही चर की बात है, यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। तो क्या एक क्या हो जाएगा, एक चर वाला बीजीय व्यंजक हो जाएगा, एक चर वाला बहुपद हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर यदि हम घात की बात करें तो घात यहाँ पर 2 की है और यहाँ पर 1 की घात है। तो एक चर वाला ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात क्या होती है, धनात्मक होना चाहिए। बहुपद के लिए 2 शर्तें यहाँ पर होना चाहिए। बहुपद की घात क्या होना चाहिए, घात क्या होना चाहिए, धनात्मक। जो चर की घात होती है वो क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। और कैसी होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर आप बहुपद एक चर वाला चेक करेंगे तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि बहुपद क्या एक चर वाला है। ऐसा नहीं है कि किसी बहुपद में 2 चर आ जाएं। जैसे यदि हम कोई भी बहुपद का उदाहरण ले लें, 4x वर्ग प्लस 3y प्लस 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 चर हैं, यहाँ पर एक और एक 2, एक x है चर यहाँ पर और एक y है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसी भी बहुपद में एक चर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है, वो कारण के साथ उत्तर भी बताना है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि बहुपद एक ही चर में होना चाहिए इस प्रकार से, या फिर x x भी आ सकता है, y y भी हो सकता है, लेकिन केवल एक ही चर होना चाहिए। और बहुपद के लिए क्या शर्त होती है कि चर की घात जो होती है धनात्मक होना चाहिए। जैसे यदि हम इस बहुपद की बात करें तो यहाँ पर चर की घात यहाँ पर कितने की है, 2 की घात है, और यहाँ पर कोई भी घात नहीं है तो यहाँ पर 1 की मानी जाती है। तो यहाँ पर 2 भी धनात्मक संख्या है और 1 भी धनात्मक संख्या, तो यहाँ पर चर की घात धनात्मक तो है। और पूर्णांक भी होना चाहिए। पूर्णांक का मतलब क्या है कि पूरा पूरा अंक होना चाहिए। इस प्रकार से 1 2 3 इस प्रकार से पूरा पूरा अंक होना चाहिए। किसी भी बहुपद में ऐसा नहीं होना चाहिए कि घात इस प्रकार से आ जाए कि 1/2 की घात आ जाए, या इस प्रकार से करनी वाली घात आ जाए, इस प्रकार से कि √x आ जाए। तो √x का मतलब यहाँ पर जो करने की घात होती है वो भी कितने की घात होती है, 1/2 की घात होती है। तो बहुपद के लिए शर्त क्या होती है कि चर की घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। और जो हमारा बहुपद है एक चर में पूछा गया है क्वेश्चन में। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 4x वर्ग माइनस 3x प्लस 7। तो आइए इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम हल करेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पहले क्वेश्चन का उत्तर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्नलिखित व्यंजकों में, जी आपको 5 व्यंजक दिए गए हैं, कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर क्या आप बता सकते हैं कि बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर बहुपद के लिए शर्त क्या होती है कि जो चर की घात है, जैसे यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि 4x वर्ग माइनस 3x प्लस 7। बहुपद के लिए शर्त क्या है कि क्वेश्चन में एक चर में पूछा, तो यहाँ पर एक चर तो है यहाँ पर। और यहाँ पर बहुपद के लिए कंडीशन क्या होती है कि चर की घात धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर चर की घात तो यहाँ पर धनात्मक है, घात यहाँ पर धनात्मक है, और यहाँ पर पूर्णांक भी है। यहाँ पर भी 1 की घात हो तो धनात्मक भी है और पूर्णांक भी है। तो यहाँ पर
ये क्या हो जाएगा, एक चर में बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है। अब क्यों है हमें कारण बताना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि चर की जो घात है, चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आपको आंसर में लिख देना है। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन की यदि बात करें तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि वाई वर्ग प्लस अंडर रूट 2, वाई वर्ग प्लस अंडर रूट 2। तो यहाँ पर सबसे पहले किया यह बहुपद एक चर में है, तो हाँ बिल्कुल एक चर में है क्योंकि यहाँ पर केवल वाई ही है, यहाँ पर एक ही चर में है। और कौन कौन नहीं, मतलब यहाँ पर आपको अब चेक करना है कि क्या ये बहुपद है कि नहीं है। तो यहाँ पर एक चर में तो है, लेकिन बहुपद के लिए जो शर्त होती है कि घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। ये आपकी बहुपद के लिए शर्त होती है, घात धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। चर की घात की बात करें यदि हम, चर की घात कैसी होना चाहिए, धनात्मक और पूर्णांक। तो यहाँ पर घात कितने की है, 2 की घात, तो 2 एक धनात्मक संख्या है और पूर्णांक भी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी हम इस प्रकार से लिखेंगे कि एक चर में बहुपद है। अब क्यों है, क्योंकि चर की घात जो है धनात्मक एवं पूर्णांक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि एक चर में बहुपद है। क्यों है, क्योंकि चर की घात क्या है, धनात्मक एवं पूर्णांक है। तो इस प्रकार से आपको लिख लेना है। इसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। क्या तीसरा क्वेश्चन एक चर में बहुपद है, तो आइए इसको हम रफ में समझते हैं कि यहाँ पर एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है 3 अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट 2। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें चेक करना है क्या एक चर में है, तो यहाँ पर एक ही चर में है क्योंकि यहाँ पर टी यहाँ पर है और टी यहाँ पर है, तो एक चर में तो है। अब हमें चेक करना है कि चर की जो घात है वो धनात्मक और पूर्णांक होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम अंडर रूट टी की बात करें तो अंडर जो करने की घात होती है वो क्या होती है, 1/2 की घात होती है। मतलब टी पर कितने की घात है, यहाँ पर टी 1/2 की घात, करने की घात मतलब क्या कहलाती है, 1/2 की घात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो चर की घात है वो धनात्मक तो है, यहाँ पर 1/2 एक धनात्मक संख्या तो है, लेकिन यहाँ पर पूर्णांक नहीं है, पूरा अंक नहीं है। तो ये हमारा क्या है, बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, हम कारण लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है। चर की घात धनात्मक तो है लेकिन क्या पूर्णांक है, नहीं है, पूर्णांक नहीं है। तो ये इस कारण को यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि हमारा पूरा अंक इस प्रकार से होना चाहिए, 1 2 3 इस प्रकार से गिनती टाइप का होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आंसर में लिखेंगे, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि यहाँ पर एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक चर में बहुपद नहीं है क्योंकि चर की घात धनात्मक तो है लेकिन पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर जो तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन। तो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है y प्लस 2/y। तो यहाँ पर हम इसको रफ में समझते हैं कि एक चर में बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है y प्लस 2/y, तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्वेश्चन को लिखेंगे y प्लस 2/y। सबसे पहले इस बहुपद को यहाँ पर हम व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर जो नीचे y है तो यहाँ पर y के ऊपर 1 की घात मानी जाती है लेकिन लिखी नहीं जाती है। तो जब घातों को हम ऊपर ले जाएंगे तो जो घात प्लस की है तो ऊपर जाएगी तो घात माइनस की हो जाएगी। इस प्रकार से 2y के ऊपर -1 की घात। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि क्या एक चर में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक चर में तो है, लेकिन यहाँ पर आपको चेक करना है क्या बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद के लिए जो शर्त होती है कि चर की घात कैसी होना चाहिए, जो चर की घात है वो धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ पर यदि y के ऊपर घात करें तो यहाँ पर
लगाई नहीं जाती है, लेकिन 1 की घात यहाँ पर मानी जाती है। तो यहाँ पर तो चर की घात क्या है, धनात्मक है, लेकिन यदि हम इस चर के ऊपर घात की बात करें तो यहाँ पर चर की घात क्या है, माइनस की है, यानी कि चर की घात क्या है, ऋणात्मक है। तो ये बहुपद नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, क्योंकि चर की जो घात है वो धनात्मक नहीं है। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है, धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है। बहुपद के लिए इन तीनों शर्तों का लागू होना जरूरी है कि बहुपद एक चर में होना चाहिए और चर की घात धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक भी होना चाहिए। जिस भी बहुपद में ये तीनों शर्तें लागू होती हैं वो उसको हम कह सकते हैं कि बहुपद है, एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे कि बहुपद नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है। तो यहाँ पर चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है। इसके बाद देखते हैं 5वां क्वेश्चन, जो यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, इसको यहाँ पर हम रफ में समझते हैं कि बहुपद है या नहीं। तो यहाँ पर जो 5वां क्वेश्चन है कि x के ऊपर 10 की घात, x के ऊपर 10 की घात प्लस y पर 3 की घात प्लस t पर 50 की घात, t पर 50 की घात। तो सबसे पहले यहाँ पर हम चेक करेंगे क्या एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 1, 2 और 3 चर हैं। यहाँ पर कितने चर हैं, 3 चर हैं। जबकि हमारा क्वेश्चन है कि हमें निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और नहीं, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर एक चर में तो बहुपद नहीं है, तो यहाँ पर जो आंसर में हम लिखेंगे एक चर में बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है। इस प्रकार से हम आंसर को लिख सकते हैं। बहुपद के लिए तीनों शर्तों का होना जरूरी है। जैसे जो हमारा बहुपद है एक चर में होना चाहिए, सबसे पहले एक चर में होना चाहिए। फिर इसके बाद जो चर की घात है वो कैसी होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए और पूर्णांक होना चाहिए, तब वह बहुपद होता है। तो यहाँ पर हम जो आंसर में लिखेंगे इसी जैसा चौथे क्वेश्चन में लिखा था इसी प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से 5वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि चर की घात धनात्मक एवं पूर्णांक नहीं है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 1 के 5 क्वेश्चंस के आंसर हो जाएंगे, आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक में x वर्ग का गुणांक लिखिए। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले थोड़ा सा हम रफ में समझ लेते हैं कि गुणांक आखिर कैसे निकालते हैं। यहाँ पर जैसे हम किसी बहुपद को यहाँ पर ले, जैसे यदि हम पहले बहुपद की बात करें कि 2 + x वर्ग + x, तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि x वर्ग का गुणांक। तो हमें किसी भी बहुपद में x वर्ग का गुणांक हम किस प्रकार से बताएंगे कि यह x वर्ग का गुणांक होगा। तो आइए इसको हम समझते हैं। जैसे यहाँ पर x वर्ग यहाँ पर है, तो x वर्ग के आगे, जैसे यहाँ पर x वर्ग के आगे जो भी संख्या लिखी होती है वह x वर्ग का गुणांक होता है। जैसे यदि हम एक और बहुपद का उदाहरण लें, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से कोई बहुपद होता कि 4 + 3x वर्ग + x, इस प्रकार से, और आपसे पूछा होता कि इसमें x वर्ग का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x वर्ग के साथ संख्या क्या लिखी हुई है, 3 लिखी हुई है। तो यहाँ पर जो x वर्ग का गुणांक होगा वो कितना होगा, 3 होगा। जैसे यहाँ पर यदि हम एक और बहुपद की बात करें, जैसे यहाँ पर इस प्रकार से कोई बहुपद होता x वर्ग + 3 और इसमें पूछा होता कि x वर्ग का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर x वर्ग के साथ तो कोई संख्या नहीं है, और जब भी इस प्रकार से बहुपद आए कि x वर्ग के साथ कोई भी संख्या न हो तो वहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है, क्योंकि हम इसको पढ़ते हैं 1x वर्ग। 1 यहाँ पर लिखा नहीं जाता है, माना जाता है। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम इन सभी क्वेश्चन के आंसर को लिखेंगे कि यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे यहाँ पर हम। तो यहाँ पर हेडिंग लगाएंगे x वर्ग का गुणांक, x वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर जो पहले क्वेश्चन में है x वर्ग का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर x वर्ग के साथ तो कोई संख्या नहीं है, और जब भी कोई भी संख्या नहीं होती है तो यहाँ पर क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे
एक्स वर्ग का गुणांक। तो दूसरे क्वेश्चन में एक्स वर्ग का गुणांक यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वर्ग के साथ भी कोई संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा। आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम एक्स वर्ग का गुणांक निकालते हैं तो चिन्ह सहित लेना है। जैसे यहाँ पर हमने एक्स वर्ग का गुणांक लिया तो यहाँ पर एक लिया, प्लस चिन्ह यहाँ पर माना जाता है क्योंकि यह +1 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स वर्ग का गुणांक यहाँ पर कितना था, +1 था। तो यहाँ पर हम चिन्ह नहीं लगाएं क्योंकि प्लस चिन्ह लगाया नहीं जाता। जैसे हम कोई भी संख्या को लिखते हैं, जैसे हमने 3 को लिखा तो यहाँ पर प्लस चिन्ह माना जाता है लेकिन लगाया नहीं जाता है, लेकिन माइनस चिन्ह को यहाँ पर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में 2 - x वर्ग + x घन, और यहाँ पर x वर्ग का गुणांक पूछा है तो हम चिन्ह सहित लेंगे। x वर्ग के साथ कोई भी संख्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या मानी जाती है, 1 मानी जाती है। तो यहाँ पर जो x वर्ग का गुणांक होगा वो -1 होगा, -1। इसी प्रकार से यदि हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, एक्स वर्ग का गुणांक। सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स वर्ग का गुणांक। तो यहाँ पर जो तीसरा क्वेश्चन है कि π/2, और यहाँ पर लिखा है x वर्ग + x, और यहाँ पर पूछा गया है कि x वर्ग का गुणांक बताइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x वर्ग के साथ कौन सी संख्या लिखी हुई है, π/2। तो जो x वर्ग का गुणांक होगा वो कितना होगा, π/2। अब यहाँ पर यदि हम चिन्ह की बात करें तो यहाँ पर प्लस चिन्ह तो यहाँ पर माना जाता है, और प्लस यहाँ पर लिखी हुई है π/2, यहाँ पर लगाया नहीं जाता प्लस चिन्ह, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ पर लगाया जाता है। इसके बाद यदि हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर x वर्ग का गुणांक पूछा है तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे x वर्ग का गुणांक। तो जो x वर्ग का गुणांक होगा चौथे क्वेश्चन में वो क्या होगा, ये इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको हम अपना समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा क्वेश्चन है √2x - 1। अब यहाँ पर पूछा गया है x वर्ग का गुणांक, लेकिन हमारे बहुपद में x वर्ग तो है नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x तो है लेकिन x वर्ग नहीं है। तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक हम कैसे बताएंगे, जब भी इस प्रकार का बहुपद आ जाए कि आपसे x वर्ग का गुणांक पूछा जाए और बहुपद में x वर्ग ना हो, तो यहाँ पर x वर्ग का गुणांक क्या माना जाएगा, 0 माना जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में ये जो हमारा बहुपद है, इस बहुपद में x वर्ग तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। यानी कि x वर्ग का गुणांक क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 के 4 क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको इन दोनों क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।